तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज पार्ट शायद 7 तक यह हुआ था। चलिए जितना भी था 150 क्वेश्चन लगभग में हुआ था। तो इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर 152। ठीक है, क्या कह रहा है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है। ध्यान से देखिए, क्योंकि एक दो दिन गैप नहीं मिल पाया था, टाइम तो नहीं डाल पाए। चलिए देखते हैं इसके आगे। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा, तो किसी भी नाभिक के उसके घटक कण में, जैसे नाभिक होता है तो कोई नाभिक में कौन कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन तो उसके बाहरी कक्षा में होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। देखिए क्या कर रहा है, किसी भी नाभिक को उसके घटक कणों में अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे नाभिकीय, मतलब ये जो घटक कण में होता है मतलब अलग कर देता है। तो जब वो अलग करेगा तो कुछ तो एनर्जी होगा ना, एनर्जी यानी कि ऊर्जा का आवश्यकता, तो उसे ही नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। सिंपल है। देखिए क्या कर रहा है, किसी भी नाभिक के उसके घटक कणों में अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग। तो आप लोग कार्बन डेटिंग का नाम तो पहले सुने ही होंगे, जैसे कि बहुत बहुत हजारों 10,000 20,000 साल सब पुरातत्व विभाग इसका उपयोग करते हैं कार्बन डेटिंग का। तो इसे कैसे उपयोग किया जाता है, देखिए क्या है कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग जो है, कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थ का आयु को पता लगाने के लिए व्यापक रूप है। मतलब इससे जो मुख्य रूप से होता है, तो बहुत सारे जैसे 4,000 5,000 पुराना पुराना वर्ष जो है उसी को समान जो है कार्बन की पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग के तहत। तो क्या कह रहा है, कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थ के आयु को पता लगाने के लिए व्यापक रूप है। इसमें C14 कौन सा, इसमें C जो है 14, इसमें C14 रेडियोधर्मी का उपयोग होता है। इसमें कौन सा कार्बन, कार्बन का 14वां, तो C14 का उपयोग होता है। और इस तकनीक की उपयोग में जो है जीवों की मृत्यु का समय की गणना, मतलब कौन सा जीव कितना, उसका हड्डी से पता लगाया जाता है कार्बन से कि वह कितना जीव मतलब जो है पुराना है। तो कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थ की आयु को पता लगाने के लिए व्यापक रूप है। इसमें जो है C14 रेडियोधर्मी का उपयोग होता है। इस तकनीक की उपयोग जो है जीवों की मृत्यु की समय की गणना कार्बन डेटिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। ये 23 का क्वेश्चन है जो कि आया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। चलिए इसको भी सेट कर लिए। तो यह तीव्र रंग का होता है, मतलब प्राथमिक धनुष जो है इंद्रधनुष बनता है तो वह यह जो है तीव्र रंग का होता है, और यह फीका होता है। वैसे भी एक उल्टा तो होता ही है, तो एक तीव्र होगा और एक फीका। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्या कर रहा है, इसकी कोणीय चौड़ाई कम होती है, मतलब इसका जो कोणीय चौड़ाई होगा वो कम होगा, और इसका जो कोणीय चौड़ाई हो मतलब होबे नहीं करेगा, इसका कोणीय चौड़ाई अधिक होता है, इसका कम होगा इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है यह द्वितीयक इंद्रधनुष को नीचे होता है, मतलब ये जो है ना, ये प्राथमिक इंद्रधनुष जो है यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होगा, और ये जो है द्वितीयक इंद्रधनुष यह प्राथमिक मतलब उल्टा होता है। जब ये अंतर बोले तो ये उल्टा ही होगा, तो यह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है, यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है, यह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मतलब यह जो इसमें जो 42 से 45 डिग्री का कोण बनता है, मतलब 42 से लेकर 45 तक, और इसमें 50 से लेकर 55 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, तो देखिए अक्रिय गैसों की जो है संयोजकता शून्य होती है। क्यों, तो क्योंकि अक्रिय गैस की बाह्यतम विन्यास पूर्ण होता है, मतलब इसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो पूर्ण होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोड जो है मतलब इलेक्ट्रॉन जो आदान प्रदान नहीं कर पाता है, इसीलिए अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा, नेक्स्ट करा राउल्ट का नियम। तो किसी विलियन, मतलब कोई विलियन है, जैसे विलियन शरबत ही आप ले लीजिए, तो किसी विलियन का उसका जो वाष्प दाब को अपेक्षित दमनमन विलियन में उपस्थित उसका जो विलय होता है, और विलायक जैसे चीनी हो गया, और मतलब विलायक जो है जैसे पानी हो गया, और विलय हो गया चीनी, तो दोनों को मिला देंगे तो वही विलियन कहलाता है। तो किसी विलियन के वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन विलियन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए वाष्प दाब होता है P0 - PS बटा P0, ये हो गया राउल्ट का नियम, n/n+1, ये दोनों जो बराबर होता है। ठीक है, देखिए ये एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन होता है जो और आपको समझ में नहीं आ पाएगा। देखिए सोडियम का पहला क्वेश्चन क्या कर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, मतलब सोडियम एसीटेट, तो आपको पहले सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO Na। ठीक है, और प्लस में NaOH यानी कि सोडा लाइम।
तो सोडियम को सोडा लाइम से गर्म किए तो बन गया मीथेन। तो CH4 इधर जो एक CH3 यहाँ एक हाइड्रोजन संयोग करेगा CH4 प्लस में Na2CO3। उसके बाद क्या करा, कैल्शियम कार्बाइड जो है जल से अभिक्रिया करता है, मतलब कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होगा CaC2 और जल से 2H2O। और उसके बाद जल से अभिक्रिया कर क्या बनेगा एसिटिलीन। तो यहाँ कह भी रहा है कि जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन गैस बनाता है। CaC2 इसका जो 2 हाइड्रोजन होगा इसमें Ca यानी कि C2 जो यहाँ आ गया और इबला यहाँ देखिए क्या है बच गया CaO, तो CaOH के होल 2। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए क्या करा, एसीटोन जो है क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया करता है, मतलब एसीटोन। अब इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एसीटोन क्या होता है CH3CO CH3। तो क्षार NaOH की उपस्थिति में करेगा तो क्या बना लेगा CH3COO Na। ठीक है, उसके बाद क्या करा, नाइट्रोबेंजीन SN(HCl) की अभिक्रिया करता है, मतलब नाइट्रोबेंजीन जो SNHCl से अभिक्रिया करता है। तो जब नाइट्रोबेंजीन को SNHCl से अभिक्रिया करता है तो एनिलीन, मतलब एनिलीन का फॉर्मूला देखिए होता है यही एनिलीन बनाता है। तो ये नाइट्रोबेंजीन हो गया NO3 SNHCl में और बना लिया एनिलीन। 2 मार्क्स का यही हो जाएगा अगर पूछेगा तो। ये देखिए क्या कर रहा है, देखिए ये क्या, मतलब एथाइल ब्रोमाइड को पोटासियम साइनाइड यानी KCN, तो पोटासियम साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, तो एथाइल ब्रोमाइड को KCN के साथ गर्म करने पर जो है एथाइल साइनाइड बनाता है। तो पहले क्या बोल रहा है एथाइल ब्रोमाइड, तो C2H5Br ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एथाइल ब्रोमाइड ये हो गया, प्लस में पोटासियम साइनाइड, तो ये जो Br है और K पोटासियम और Br, तो KBr अलग हो जाएगा और क्या बोल रहा है एथिल साइनाइड, तो एथाइल साइनाइड यहाँ अलग हो गया। ये सब हल्का ही रिएक्शन होता है। उसके बाद देखिए कह रहा है एथाइल, मतलब एथाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है। तो एथाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत करने पर जो है एसिटिक अम्ल बनता है। तो एथाइल अल्कोहल या मतलब एथेनॉल यही हो गया CH3 CH2OH। इसको हम लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं अगर मतलब ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 और OH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे आपको जैसे मर्जी हो आप लिख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है। तो ऑक्सीकरण में बनेगा CH3CHO, उसके बाद इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, क्या होता है जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट तथा तनु HCl के साथ 273 केल्विन ताप पर जो क्रिया किया जाता है। तो क्या बोल रहा पहले एनिलीन का होता है बेंजीन, इसमें जो NH2 जोड़ेगा वही एनिलीन कहलाएगा NaNO2 अब प्लस में 2HCl। ठीक है, केल्विन कितना बोल रहा है ताप 273। तो बना लिया क्या बेंजीन डायजोनियम। देखिए NH2 इधर किया तो Na2 ये यहाँ पर Cl। ठीक है, बना लिया N2 और आगे भी रिएक्शन ये डॉट डॉट होगा लेकिन उतना हम दर्शाए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या होता है जब मीथेनॉल अमोनिया से, अब मतलब मीथेनॉल जो अमोनिया से क्रिया करता है, तो मीथेनॉल तथा अमोनिया जो है 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री सेल्सियस पर अल्मोनियम, मतलब ये जो बॉक्साइट होता है L2O3 पर जो है प्रवाहित करने पर मेथाइल एमीन बनता है। L2O3 या 360 डिग्री सेल्सियस ताप हो गया CH3OH अब प्लस में मतलब अमोनिया NH3 अमोनिया को होता है तो बन गया CH3 और NH2 यानी कि मिथाइल एमीन बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मतलब क्या होता है जब मिथाइल ब्रोमाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो क्या बोला मिथाइल ब्रोमाइड, तो CH3Br प्लस में Na। तो इसमें अगर ब्यूटेन बनाना होगा मतलब दुगना हो ब्यूटेन बल्कि दुगना इसमें होगा, क्योंकि ये बोर्ड से अभिक्रिया जो होता है। तो इसमें 2 लगाए हैं संतुलित किए, इधर C2 आ गया C2H6 प्लस 2 NaBr बन गया एथाइल। ठीक है, इथेन बन गया यहाँ पर। उसके बाद क्या करा, अम्ल की उपस्थिति में अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट को जल अपघटन किया जाता है, मतलब अम्ल की उपस्थिति में। तो जब इथाइल एसीटेट को अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यही हो गया CH3COO और C2H5 एथाइल एसीटेट H2 हम किए तो CH3COOH प्लस C2H5OH आ गया। उसके बाद जो होता है देखिए इसके बाद है परिवर्तन का क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है इथाइल अल्कोहल से मतलब एसिटिलीन बनाने के लिए, तो ये परिवर्तन भी पूछता है। तो पहले इसको कुछ नहीं करना है, मतलब इथाइल अल्कोहल बोला
तो एथेनॉल यही हो गया, C2H5OH पे लिख दिए और ये आपको याद करना होगा। देखिए इस मतलब इथाइल अल्कोहल बोला तो C2H5OH सल्फ्यूरिक एसिड में किए तो C2 और ये जो उसका 2 हाइड्रोजन होगा तो C2H2 इधर हो गया और बगल में H2O ले लिया, मतलब वो हाइड्रोजन मतलब H2O यानी कि जल जो वो बाहर हो जाता है तो बन गया एसिटिलीन C2H2। इसका फॉर्मूला लिख देना है, उसके बाद जो बचेगा इसको बाहर लिख देना है, कितना सिंपल है। फिर इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में मतलब बदलना, जैसे इथाइल अल्कोहल को बदलना किसमें, एसिटिक अम्ल में। तो एथेनॉल हो गया C2H5OH, पोटासियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं। इसका रूपांतरण का नियम होता है, तो उसको अगर वो बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो CH3C मतलब CH3COOH हो जाता है एसिटिक एसिड, CH3COOH। देखिए यहाँ ये थोड़ा गलत है, CH3COOH होता है इसका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत। एथाइल अल्कोहल से जो है एसीटोन, मतलब एथाइल अल्कोहल से एसीटोन, तो पहले एथेनॉल लिखिए, पोटासियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक एसिड या तो ऑक्सीकृत किए तो बन गया CH3COOH, और उसके बाद COH किए तो CH3COO और C इधर आ गया, ठीक है। एथाइल अल्कोहल को शुष्क श्रवण एथिलीन मतलब बनाना है, अल्कोहल से एथिलीन तो C2H मतलब एथेनॉल लिए, सल्फ्यूरिक एसिड और 180 डिग्री सेल्सियस पर, तो सिंपल एथिलीन, एथिलीन का होता है C2H4, वही लिख दिए, हाइड्रोजन मतलब जल को अलग कर दिए। उसके बाद देखिए अंतर का क्वेश्चन है, ये सब VVI क्वेश्चन होता है। ये देखिए आता है क्वेश्चन अंतर वाला, मेथेनॉल और एथेनॉल। तो मेथेनॉल इसका देखिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ एक याद रखिएगा, यह आइडोफॉर्म जांच नहीं देता, मतलब आइडोफॉर्म जांच जो ही नहीं देता है। मेथेनॉल आइडोफॉर्म जांच नहीं देता है, लेकिन एथेनॉल जो है यह आइडोफॉर्म जांच देता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अल्डिहाइड और कीटोन में अंतर, मतलब जितना भी सभी अंतर का क्वेश्चन है, समझ गए। देखिए अल्डिहाइड, यह टॉलेंस प्रतिक्रिया के मतलब टॉलेंस प्रतिक्रिया होता है, वो आप पढ़े होंगे, टॉलेंस हो गया, वुड्स हो गया, मतलब बहुत सारा प्रतिक्रिया होता है, कैरेमेंसन वगैरह वगैरह। तो यह टॉलेंस प्रतिक्रिया को अपकृत करके सिल्वर देता है, यानी कि Ag सिल्वर देता है, ठीक है। और ये जो कीटोन है मतलब एगो प्रतिक्रिया करेगा और दूसरा नहीं करेगा, यह टॉलेंस प्रतिक्रिया जो अभिक्रिया करबे नहीं करता है। फिर दूसरा कह रहा है यह फैलिंग विलयन को अपकृत करके Cu2O का लाल अवक्षेप देता है और यह फैलिंग विलयन से अभिक्रिया नहीं करता है। फिर इसमें बोला यह जो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड द्वारा अवकरण से 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है और यह लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड द्वारा अवकरण से 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है मतलब फिनोल और ये अल्कोहल में अंतर, ये जितना भी ये सारा का सारा ये अंतर का क्वेश्चन, ठीक है, ये अंतर का क्वेश्चन है, ठीक है, सभी अंतर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जितना भी आगे एक मतलब कुछ 2 से 3 क्वेश्चन और है अंतर पूछता है। तो फिनोल और अल्कोहल, तो फिनोल में सबसे पहले आप लिखिएगा, तो फिनोल नीले लिटमस घोल को मतलब नीला लिटमस पत्र होता है ना, तो उसको जो है लाल में बदल देता है। तो यह नीले फिनोल जो है नीले लिटमस घोल को लाल रंगों में बदल देता है, और इधर जो है यह लिटमस घोल पर कोई अल्कोहल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बोल रहा था यह नीला से लाल में बदलता है और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। उसे बोल रहा है यह अम्लीय प्रकृति का होता है, मतलब फिनोल जो है यह अम्लीय प्रकृति का होता है और अल्कोहल यह भी अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद बोल रहा है मतलब फिनोल जो है NaOH यानी कि कास्टिक सोडा, तो ये फिनोल जो NaOH के घोल के साथ अभिक्रिया करके, मतलब फिनोल जो है, फिनोल क्या सूत्र होता है C6H5OH, तो इसके साथ अभिक्रिया करके सोडियम लवण का निर्माण करता है, और ये जो है ये अल्कोहल NaOH से अभिक्रिया नहीं करेगा, मतलब ये करेगा इधर नहीं, उल्टा इसका चलता है। उसके बाद बोल रहा है मेथेनोइक अम्ल, ये भी अंतर है, मतलब जितना भी आपको बोल रहे हैं कि जितना क्वेश्चन होगा सभी अंतर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सभी अंतर का क्वेश्चन है। तो मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल में बोल रहा है, देखिए तो मेथेनोइक अम्ल में एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है, मतलब मेथेनोइक अम्ल जो होता है उसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है, और एथेनोइक अम्ल में अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, इसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें एक भी अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है। उसके बाद यह अल्डिहाइड को मतलब यह अल्डिहाइड का गुण को जो प्रदर्शित करता है, मेथेनोइक अम्ल यह अल्डिहाइड के गुण को प्रदर्शित करता है और यह अल्डिहाइड के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है, अरे उल्टा ही चलता है अंतर। फिर उसके बाद बोला मेथेनोइक अम्ल में जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, मेथेनोइक अम्ल में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है और एथेनोइक अम्ल में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा, इसमें होगा। उसके बोल रहा है ये DNA और RNA में अंतर, देखिए तो DNA में जो है
डीएनए में 5 कार्बन परमाणु वाला शर्करा अणु होता है, इसमें जो है 5 कार्बन परमाणु वाला शर्करा होता है, ठीक है। और आरएनए में राइबोज शर्करा होता है, ठीक है। फिर चतुर्थ क्षारक डीएनए में जो है थाइमीन, ये याद बस इंपॉर्टेंट है थाइमीन। तो चतुर्थ क्षारक में जो है डीएनए में, सिर्फ इसको याद रखिएगा, डीएनए में थाइमीन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। डीएनए में थाइमीन, आरएनए में यूरासिल होता है। उसके बाद बोल रहा है डीएनए आनुवांशिकता के रासायनिक आधार होता है, मतलब ये जो है डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार होता है। और आरएनए वास्तव में जो है कोशिका का एक प्रोटीन संश्लेषण करता है, मतलब आरएनए जो है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है बस। उसके बाद बोल रहा है पृष्ठीय उत्प्रेरक क्या है, तो वैसा पदार्थ जो किसी द्रव को पृष्ठ तनाव को कम करता है। कितना सिंपल है, पृष्ठ सक्रिय। अगर 2 नंबर में पूछा आप यूं ही बना दीजिएगा। तो पृष्ठ उत्प्रेरक क्या है, तो वैसा पदार्थ जो किसी द्रव को पृष्ठ तनाव को मतलब कम करता है, कम कर दे, उसे पृष्ठ सक्रिय कहते हैं। जैसे हो गया साबुन या सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है मोलर चालक, तो बिलियन के जो है 20 सेंटीमीटर क्यूब में घुले हुए विलयों की घुले मोलों की संख्या को मोलर चालक कहते हैं। बिलियन के 20 मतलब इसका जो 20 सेंटीमीटर क्यूब में होगा घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलर चालक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये सब 2 नंबर का सब क्वेश्चन है। तो वे जैव कार्बनिक पदार्थ, मतलब कार्बनिक पदार्थ होता है वो कार्बोहाइड्रेट। वे जैव कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या से बना होगा, इसे भी पूछेगा। मतलब हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और उसके बाद क्या बोल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है। तो जिसे में C6H5 C6H12OH हो यानी ग्लूकोज। उसके बाद बोल रहा है इंटर हेलोजन क्या है, मतलब इंटर हेलोजन जो तत्व होता है वो क्या होता है, ये वर्ग 18 से क्वेश्चन लिया गया है। एक हेलोजन का दूसरे हेलोजन के साथ, मतलब एक हेलोजन का दूसरे हेलोजन के साथ, ठीक है, समझ गए। तो एक हेलोजन का दूसरे हेलोजन के साथ संयोग होने पर अनेक यौगिक बनता है, ठीक है, जिसे इंटर हेलोजन तत्व कहते हैं। उसके बाद देखिए ये सब 1 नंबर में पूछ देगा कि XCF बताइए कि XCF2 का आकार क्या होता है। उसमें ऑप्शन रहेगा बग, समतल, रेखीय और वगैरह वगैरह। तो XCF2 का आकार जो होता है वो रेखिक होता है। उसके बाद बोल रहा है CO NH3 होल 5 और Cl के Cl2 यूपैक नेम यानी कि IUPAC नेम। तो IUPAC नेम इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। देखिए इसका हो जाएगा 5 है ना, तो 5 के लिए होता है पेंटा, और एमीन है NH3 होता है अमोनिया, तो पेंटा एमीन। और क्लोराइड है तो क्लोराइड और कोबाल्ट, CO देखिए यहाँ कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट और 3, तो इसका ऑक्सीजन निकालिएगा तो 3 आएगा, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण ये पीछे भी हो चुका था, पर देख लेते हैं। जो प्रकाश तरंग को अध्यारोपण के कारण, मतलब प्रकाश तरंग को अध्यारोपण के कारण प्रकाशित क्षेत्र पर जो है व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश तरंग को अध्यारोपण